नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। शरीर पर किसी तरह का जख्म लगे तो खून निकलने लगता है, लेकिन कुछ ही समय में ब्लड क्लॉट यानी खून का थक्का बनने के बाद खून का बहना बंद हो जाता है। ब्लड क्लॉट शरीर में किसी तरह की चोट लगने पर या घाव हो जाने पर शरीर से ज़्यादा खून बहने को रोकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके शरीर में घाव होने पर ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस कम हो जाता है या कहें तो धीरे हो जाता है, और इस कारण से शरीर से बह रहा खून जल्दी नहीं रुक पाता। ऐसे में व्यक्ति का खून ज़्यादा बहने लगता है। इस स्थिति को हेमोफीलिया कहा जाता है। आइए इस बीमारी के बारे में और जानकारी लेते हैं हमारे आज के डॉक्टर से। आज की डॉक्टर हमारे साथ जुड़ी हैं कंसल्टेंट क्लिनिकल हेमेटोलॉजी एंड बीएमटी HCMCT मणिपाल हॉस्पिटल से डॉक्टर दिव्या बंसल। डॉक्टर दिव्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद अनुज, मुझे बुलाने के लिए और इतनी इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में लोगों से शेयर करने के लिए। बिकॉज एज डॉक्टर्स हम ये फील करते हैं हीमोफीलिया वो बीमारी है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि ये बताएं कि शरीर में ब्लड क्लॉट बनना हमारे लिए कितना जरूरी है। तो जैसे कि आपने खुद बताया अनुज के हीमोफीलिया जो बीमारी है वो खून का थक्का ना बनने के कारण जी। क्यों खून का थक्का बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी भी हमारे को कोई चोट लगती है या बिना चोट लगे भी हमारे शरीर में इस तरह के वेयर एंड टियर प्रोसेस चलते रहते हैं कि ब्लीडिंग हो सकती है। तो जब भी ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए एक क्लॉटिंग सिस्टम नाम की प्रणाली होती है हमारे शरीर में, जो एक्टिवेट हो जाती है और उस जगह जाके एक प्लग बना देती है जिससे कि खून बहने से रुक जाता है। इसको अगर मैं एक आम भाषा में समझाऊं, कहीं पे भी पाइप में, घर में पानी की पाइप में अगर लीकेज आ जाता है और अचानक से पानी का फवारा छूटता है तो हमको एमसील या कोई प्लग लगाना पड़ता है जिससे कि वो पानी बहने से रुक जाए। ओके। वही काम हमारा शरीर करता है। इसीलिए खून के थक्के का जमना बहुत जरूरी है। ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो बीमारी है ये कितनी तरह की होती है और इस बीमारी के होने के पीछे क्या वजह है। तो हीमोफीलिया जो बीमारी है वो दो प्रकार की होती है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। ओके। दोनों ही हीमोफीलिया और ए और बी कंजेनाइटल डिजीज है। कंजेनाइटल मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती है। ये एक्स लिंक है। एक्स लिंक मतलब हमारे शरीर में जो शुक्राणु होते हैं, क्रोमोसोम्स, जी। वो एक्स वाई होते हैं मेल में और एक्स एक्स होते हैं फीमेल में। तो ये जो हीमोफीलिया का जीन होता है ये हमारे एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इसीलिए ये बीमारी लड़कों में ज्यादा होती है क्योंकि लड़कों में एक ही एक्स क्रोमोसोम, ओके। इसलिए ज्यादातर ये बीमारी लड़कों में देखी जाती है जिनको ये बीमारी अपने माँ बाप से, माँ से मिलती है ज्यादातर, और माँ को अपने पेरेंट्स से मिलती है। पर डॉक्टर ये कहते हैं कि ये बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है। ये जेनेटिक ही होती है। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि मैं वो पहली मनुष्य हूं जिसमें वो जीन का चेंज आ गया और मेरे अंदर हीमोफीलिया पैदा हो गया। इसको हम वैज्ञानिक भाषा में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डी नोवो म्यूटेशन कहते हैं कि मेरे माँ बाप में ये म्यूटेशन नहीं थी बट मुझ में ये म्यूटेशन, ओके। बट 99% ये पेरेंट से ही बच्चों में। ओके डॉक्टर दिव्या, क्या इसमें किसी और तरह के लक्षण भी दिखाई देते हैं। ज्यादातर जो लक्षण है वो बेसिकली ब्लीडिंग के ही होते हैं। ओके। क्या होता है, जब तक बच्चा जन्म लेता है, कई बार जो बच्चों की अम्बिलिकल कॉर्ड काटी जाती है जन्म पे, बच्चे की जब अम्बिलिकल कॉर्ड काटी जाती है तो माँ हमें ज्यादातर आके ये बताती है कि भाई जब इसको बचपन में अम्बिलिकल कॉर्ड काटी गई थी या ओल्डनाल जो इसको बोलते हैं वो काटी गई, उस टाइम उसको वहां से खून बहुत देर तक निकला। या जब बच्चे को जन्म के टीके लगे तो वहां पे बड़ा सा खून का धब्बा पड़ गया। या ज्यादातर जो हिस्ट्री होती है कि जब बच्चा घुटने के बल क्रॉल करना चालू करता है उस टाइम उनके घुटनों में ब्लीडिंग और सूजन आ जाती है। तो मेन सिम्टम हीमोफीलिया का, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो क्लॉटिंग सिस्टम में है, जो हीमोफीलिया ए होती है वो फैक्टर 8 जो एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्लॉटिंग सिस्टम का, उसकी डेफिशिएंसी के कारण जी। होती है। और जो हीमोफीलिया बी होती है वो उसका जो प्रीवियस स्टेप होता है फैक्टर 9, उसकी एफिशिएंसी से होता है। तो क्या होता है कि जब बच्चा चलने लगता है तो घुटनों पे दबाव पड़ता है, तो वहां से घुटनों की सूजन चालू होती है। धीरे ओके। धीरे बच्चे के
जगह जगह से अपने आप ब्लीडिंग, या तो कोई चोट लगे तो ज्यादातर ब्लीडिंग हो जाए, हो ज्यादा देर ब्लीडिंग होना, या अपने आप ही जॉइंट्स में मेन रीजन जो होती है ब्लीडिंग की वो होती है आपकी जॉइंट्स में, एल्बो जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, इन जॉइंट्स में पेशेंट को ब्लीडिंग जाती ओके डॉक्टर, मैं यही सवाल और भी जानना चाहूँगा, इस समस्याओं के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे हमने बच्चों की तो बात की गई, तो मैं ये जानना चाहूँगा ऐसे में लोगों को किन और समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इससे लाइफस्टाइल पर उनकी क्या प्रभाव पड़ता है? है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि इस बच्चे को जरा सी चोट हो जाती है तो इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है कि वो रुके ही ना। तो एक बच्चा अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल, देखिए बचपन में तो हर बच्चा अचपला होता है, भागना दौड़ना, इधर चोट लगना उधर चोट लगना, ऐसे बिना तो हम में से किसी ने बचपन नहीं जिया। बट इन बच्चों में उनके माँ बाप को उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उनको उनको बिल्कुल चोट लगने से बचाना पड़ता है। दूसरी बात, किसी भी प्रकार का वैक्सीन लगाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि 90% जो वैक्सीन होते हैं वो इंट्रामस्कुलर यानी मसल के अंदर लगाए जाते हैं, जो जन्म की इन्फेक्शन की बीमारियों से बचाने वाले। तो इन पेशेंट्स में वो दिक्कत आती है। तीसरी चीज, कोई भी कारण से किसी सर्जरी की जरूरत पड़े तो उनके अंदर ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि ये रिपीटेड ब्लीडिंग्स होती हैं इनके जॉइंट्स में, बार बार जो ये ब्लीडिंग होती है इनके कारण धीरे धीरे ये जॉइंट जो होते हैं ये खराब हो जाते हैं, मतलब कि इनके अंदर सूजन आ जाती है और ये जॉइंट एक जगह फिक्स हो जाते हैं, तो बच्चे एक प्रकार का विकलांग रूप ले लेते हैं, बिकॉज उनके जॉइंट्स काम नहीं करते। ये बहुत ही ज्यादा लिमिटिंग होता है इन पेशेंट्स के लिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि नॉर्मल लाइफ जीने में या नॉर्मल स्पोर्ट्स खेलने में, साइकिलिंग करने में, इस प्रकार की नॉर्मल चीजें जो हम अपनी लाइफ में आम जिंदगी में करते हैं वो करने में ये बच्चे उतने सक्षम नहीं हो पाते। ओके डॉक्टर दिव्या, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या इस बीमारी का पता लगाने के लिए कोई टेस्ट भी करवाए जाते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से होते हैं। तो ओके बेसिकली हम इन फैक्टर का लेवल चेक करते हैं पेशेंट में, जिसको हम फैक्टर एक्टिविटी कहते हैं। ये ओके एक प्रकार का खून की जांच होती है। इस ये एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जो कि ज्यादातर सब लेबोरेटरीज में होता है। एक नॉर्मल पेशेंट में इसकी जो एक्टिविटी होती है वो 100%, 80%, 50% इस तरह की मिलेगी। वहीं एक हीमोफीलिया पेशेंट में यही एक्टिविटी 5% से कम होती है। ओके डॉक्टर दिव्या, हम हीमोफीलिया के बारे में बात कर रहे हैं तो कहते हैं अधिकतर मामलों में माता पिता से बच्चों में होता है, जैसे कि अभी हमने बात भी करी थी। यदि गर्भ में पल रहे बच्चे के माता या पिता में से किसी को भी हीमोफीलिया है तो ऐसे में क्या ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चे को भी ये समस्या है या नहीं? बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। इसके लिए कई सारे टेस्ट होते हैं जिनको हम बेसिकली, जब बच्चा गर्भ में है माँ की, जी। तो बच्चे का सैंपल या फिर जो कोरियोनिक विलस सैंपलिंग या तो हम बोलते हैं, या एमनियोटिक फ्लूइड इंसेमिनेशन करके इनसे हम लेके और जांच के लिए भेज सकते हैं। बेसिकली हम तब फैक्टर लेवल तो नहीं असेस कर सकते, बट ओके डायरेक्ट जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं उस सैंपल पे, बिकॉज ये जेनेटिक बीमारी है। तो जो चेंज आता है जीन में आप उसको डायरेक्टली स्टडी कर सकते हैं और लेबल कर सकते हैं कि ये बच्चा हीमोफीलिया है कि नहीं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, यदि तो ये बच्चा हीमोफीलिया है और ये की लड़की है, ठीक है, और माँ बाप में से अगर एक ही जने, मदर को है सिर्फ हीमोफीलिया या फादर को है सिर्फ हीमोफीलिया, उस केस में बेटी को सिर्फ हाफ जीन में हीमोफीलिया, तो उस केस में बच्चे डॉटर को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये लड़का है जो माँ के गर्भ में, उसके अंदर अगर यदि माँ से आएगा, अगर पिता को हीमोफीलिया है तो बेटे को नहीं मिलेगा, लेकिन यदि माता को हीमोफीलिया, हाफ पॉलियर है माता यानी कि हाफ हीमोफीलिया है, तो बच्चे को हीमोफीलिया हो सकता है। उस केस में हम पेरेंट्स को अबॉर्शन का ऑफर। ओके तो डॉक्टर, मैं इसी में एक और सवाल अपना जोड़ना चाहूँगा कि अगर माता पिता को ये बीमारी है तो उन्हें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पहले से सावधानियां बरतेंगे तो शायद बच्चे में ये बीमारी ना हो। क्योंकि ये जन्मजात बीमारी है, ये हमारे जीन्स में है। सावधानी तो ऐसी कोई नहीं है कि कोई बरत सकता है, बट जो आपने पहले सवाल किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ज्यादातर फैमिलीज में क्या होता है कि क्योंकि लड़कों में ये बीमारी प्रदर्शित होती है तो सिर्फ लड़कों को टेस्ट करवाया जाता है। बट जिस परिवार में लड़कों को ये बीमारी है, लड़कियों की भी टेस्टिंग उतनी ही इम्पोर्टेंट है, ये जानने के लिए कि कहीं वो कैरियर तो नहीं है, क्योंकि ये बीमारी माँ से बेटे को मिलती है। यदि किसी परिवार में
डेफिनेटली अगर जब भी वो प्रेग्नेंट होती हैं उनको ये टेस्टिंग करवानी बहुत जरूरी है कि बच्चा जो उनका गर्भ में है उसको हीमोफीलिया तो नहीं। डॉक्टर, हमने सिम्टम्स के बारे में बात किया, हमने जाना कि हेमोफीलिया क्या होता है। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण अपना सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि इसका इलाज कैसे किया जाता है? तो हम आज हीमोफीलिया के इलाज में बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज। एक जमाना था स्पेशली इंडिया में जब एफएफपी यानी कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो भी हम खून दान करते हैं उस खून को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक लाल सेल निकाली जाती है जो कि किसी का भी हीमोग्लोबिन कम होता है उसको दी जाती है। दूसरा पार्ट होता है प्लेटलेट्स का जिसको अगर किसी की प्लेटलेट कम हो तो वो पार्ट दिया जाता है। और तीसरा पार्ट होता है प्लाज्मा जिसके अंदर ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ओके। उनको फ्रीज कर लिया जाता है जिसको हम एफएफपी बोलते हैं। एक जमाना था जब सिर्फ हीमोफीलिया के पेशेंट्स के लिए सिर्फ ये एफएफपी का ऑप्शन अवेलेबल था। बट उसके बाद जो सबसे बड़ी इन्वेंशन आई कि प्यूरिफाइड फैक्टर्स को डेवलप किया गया कि हीमोफीलिया ए के पेशेंट के लिए फैक्टर 8 और हीमोफीलिया बी के पेशेंट्स के लिए फैक्टर 9 की इजाद हुई। अब इसको देने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है जिन पेशेंट्स में माइल्ड ब्लीडिंग होती है। इससे पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि जो हीमोफीलिया होती है वो 3 कैटेगरी में हो सकती है। माइल्ड हीमोफीलिया, मॉडरेट हीमोफीलिया एंड मेजर हीमोफीलिया। सो माइल्ड हीमोफीलिया में क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ही कभी कभार ब्लीडिंग होती है, जैसे कोई सर्जरी के दौरान ही पता लगता है कि किसी को ज्यादा ब्लीडिंग हो गई या कोई मेजर एक्सीडेंट के बाद पता चलता है। इन पेशेंट्स में जो फैक्टर एक्टिविटी होती है वो ज्यादातर 5% से ज्यादा होती है। ओके। सेकेंड कैटेगरी होती है मॉडरेट हीमोफीलिया पेशेंट्स की जिनके अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है कि मतलब उनको कभी कभार महीने में या 2-3 महीने में एक बार ब्लीडिंग हो जाती है। उनके अंदर जो फैक्टर एक्टिविटी होती है वो 1 to 5% के बीच में होती है। इनको हम मॉडरेट हीमोफीलिया कहते हैं। एंड जो मेजर हीमोफीलिया यानी कि जो जिनके अंदर ये बीमारी सीवियर हीमोफीलिया जिनको कहते हैं बीमारी, उनमें जो फैक्टर एक्टिविटी होती है वो 1% से कम होती है। इन पेशेंट्स में जगह जगह बिना चोट लगे ब्लीडिंग अपने आप हो जाती है। ब्रेन में, मेजर ऑर्गन्स में लाइक लिवर, ब्रेन, पेट, इन जगहों पे कहीं पे भी अचानक से ब्लीडिंग चालू हो जाती है। तो जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का हीमोफीलिया है। माइल्ड और मॉडरेट हीमोफीलिया के पेशेंट्स को जनरली क्योंकि इनमें ब्लीडिंग सिम्टम्स कम होते हैं, इनके अंदर हम फैक्टर रिप्लेसमेंट कहते हैं जो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 फैक्टर रिप्लेसमेंट हम ऑन डिमांड करते हैं। ऑन डिमांड का मतलब हुआ कि जब मुझे ब्लीडिंग हो रही है या मेरे को कहीं पे होने की संभावना है, जैसे कोई मेरी सर्जरी प्लान है या मुझे पता है कि मैं किसी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, तब मुझे फैक्टर दिया जाता है। अदरवाइज मुझे फैक्टर की जरूरत नहीं। ओके। जबकि जो सीवियर हीमोफीलिया के पेशेंट्स हैं उनके अंदर जो हम टेक्निक प्रेफर करते हैं उसे बोलते हैं प्रोफिलैक्सिस। मतलब ओके। बिना ब्लीडिंग हुए आप हफ्ते में 3 बार या मिनिमम हफ्ते में 2 बार इन पेशेंट्स को फैक्टर की एक छोटी डोज देते हैं जिससे कि जो फैक्टर का लेवल है वो आप 1% से ज्यादा मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि 1% से ज्यादा अगर फैक्टर लेवल हो जाता है तो ब्लीडिंग का रिस्क कम हो जाता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हमेशा मेरे शरीर में फैक्टर का लेवल 1% से ऊपर रखेंगे तो जो मेरे जॉइंट्स खराब होने की बीमारी होती है, जो कि सबसे ज्यादा डेबिलिटेटिंग कंडीशन होती है, उसका रिस्क कम हो जाता है। ओके। मेजर ब्रेन में ब्लीड का रिस्क कम हो जाता है। तो दैट इज द बेस्ट, बट द ओके। प्रॉब्लम इज इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव। ओके। डॉक्टर क्योंकि दिव्या, फैक्टर रिस्क, अगर रिस्क की बात आई है तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस बीमारी में व्यक्ति की जान को भी खतरा बना रहता है क्या? मेजर खतरा है, जैसे कि मैंने बताया, जो स्पेशली सीवियर हीमोफीलिया वाले पेशेंट्स हैं उनमें ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है। हम सब जानते हैं अगर किसी के दिमाग में ब्लीडिंग हो गई उस मरीज का बचना बहुत कम हो जाता है। वाइटल ऑर्गन्स मतलब जो बहुत जरूरी ऑर्गन्स है लाइक लिवर, जिसके अंदर खून का वैसे ही बहाव बहुत ज्यादा होता है, अगर उसमें ब्लीडिंग हो जाए, जैसे स्प्लीन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इस तरह के मेजर ऑर्गन्स में कोई ब्लीडिंग या फिर ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए तो पेशेंट की जान भी जा सकती ओके। डॉक्टर दिव्या, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिन लोगों को ये बीमारी है उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? है। हर पेशेंट जिसको हीमोफीलिया है उसको
सबसे पहले तो उसको ये प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि हम आज उस जमाने में हैं जहाँ पे हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आप प्लीज ट्रीटमेंट लीजिए। अपनी जितना आप अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ेंगे, आपके लिए ये बीमारी एक वे ऑफ लाइफ बन जाएगी रादर देन एक बीमारी। बिकॉज अब टाइम वो आ गया है कि हम हीमोफीलिया को बीमारी नहीं, वे ऑफ लाइफ की तरह डील करें। आप एक नॉर्मल इंसान की तरह नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जिस बीमारी में जो इलाज है उसमें खर्चा बहुत है। पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लें। ईएसआईएस या सीजीएचएस जैसी स्कीम्स में अगर हम अब रजिस्टर हो सकते हैं, क्योंकि इन स्कीम्स में रजिस्टर होने से जो ये फैक्टर्स हैं ये मुफ्त मिल सकते हैं। ओके। इनफैक्ट भारत सरकार और बहुत सारी राज्य सरकार आजकल फैक्टर अवेलेबिलिटी फ्री करवा रही है। तो यदि आप किसी भी इस जैसे राज्य में रहते हैं जहां पे आपके यहाँ पे फैक्टर अवेलेबल है, प्लीज अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल जहाँ पे फैक्टर है वहां पे कॉन्टैक्ट करके और अपने आप को रजिस्टर करके रखें, जिससे कि आपको जब भी नीड हो आपको फैक्टर इजीली अवेलेबल हो जाए। और कोशिश कीजिए कि टू लिव अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ। डॉक्टर दिव्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुज, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। आज हमने अपने एक्सपर्ट से जाना कि घाव लगने पर ब्लड क्लॉट बनना कितना ज़रूरी है और यदि ये ब्लड क्लॉट नहीं बनता है तो व्यक्ति को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेकर और हेल्थ के नए गेस्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.